नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आपका एनके स्टडी के यूट्यूब चैनल पर मैं नवीन कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का यह वीडियो है फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन अर्थात वित्तीय प्रशासन से, जो कि इग्नू असिस्टेंट रजिस्ट्रार यूजीसी नेट जेआरएफ और पीजीटी जीआईसी के लिए भी उपयोगी है। तो दोस्तों, बढ़ते हैं फटाफट। उसके आगे जो वीडियो नंबर 9 बना था उसमें जो 25 प्रश्नों को समाहित किया गया था, तो अब ये वीडियो नंबर 10 है जो 26वें प्रश्न से स्टार्ट है। उससे पहले अगर आपने सभी वीडियोस को नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है, वहाँ जाके देख सकते हैं, या फिर प्लेलिस्ट बना हुआ है एनके स्टडी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्लेलिस्ट बना हुआ है इग्नू असिस्टेंट रजिस्ट्रार 2021 एग्जाम के नाम से बना हुआ है, वहाँ पे भी जाके आप देख सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, उससे पहले अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो उसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो पहला हमारा क्वेश्चन है, अर्थात 26वें क्वेश्चन से स्टार्ट करना था। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ फॉल्स, कौन सा इसमें स्टेटमेंट गलत है, आपको ये बताना है। तो पहला दिया है द राज्यसभा कैन रिजेक्ट अ मनी बिल, राज्यसभा जो है कि मनी बिल को रिजेक्ट कर सकती है। बी है द राज्यसभा कैन मेक रिकमेंडेशन ऑन द मनी बिल, राज्यसभा धन विधेयक पर सिफारिश कर सकती है। जो सी है द राज्यसभा कैन नॉट रिजेक्ट अ मनी बिल, राज्यसभा धन विधेयक अस्वीकार नहीं कर सकती। जो चौथा है द राज्यसभा कैन अमेंड द मनी बिल विद इन 14 डेज, राज्यसभा धन विधेयक को 14 दिन के भीतर लोकसभा को लौटाना चाहिए। या फिर ई है द राज्यसभा कैन अमेंड मनी बिल, राज्यसभा धन विधेयक में संशोधन कर सकती है। तो इस प्रश्न में आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। तो स्टेटमेंट ए और स्टेटमेंट ई फॉल्स है, क्योंकि राज्यसभा धन विधेयक को अस्वीकार कर सकती है, ऐसा गलत है। और राज्यसभा धन विधेयक में संशोधन कर सकती है, ऐसा भी गलत है। राज्यसभा धन विधेयक में केवल सिफारिशें कर सकती है और राज्यसभा धन विधेयक को अस्वीकार नहीं कर सकती है। तो बढ़ते हैं प्रश्न नंबर जो 26वें का प्रश्न, जो सही उत्तर है जिसमें फॉल्स बताना ए और ई इसमें सही उत्तर है, अर्थात गलत पूछा है। तो बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 27 की ओर। विथ रिगार्ड टू द एक्सपेंडिचर चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज राइज। कंसोलिडेटेड फंड का आशय यहाँ पे है संचित निधि से। तो इसमें पूछ रहा है कि संचित निधि पर जो खर्च के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो पहला है इट इज़ अ मैटर ऑफ वोटिंग इन पार्लियामेंट, यह पार्लियामेंट में मतदान का विषय हो सकता है। इट इज़ अ सब्जेक्ट ऑफ डिबेट इन पार्लियामेंट, यह संसद में बहस का विषय है। जो तीसरा है इट इज़ ओनली अ मैटर ऑफ वोटिंग इन लोकसभा, यह केवल लोकसभा में मतदान का विषय है। जो चौथा है इट इज़ नॉट अ मैटर ऑफ डिस्कशन इन पार्लियामेंट, यह संसद में चर्चा का विषय नहीं है। जो पांचवा है इट कैन नॉट बी वोटेड इन पार्लियामेंट, इस पर संसद में मतदान नहीं हो सकता है। तो प्रश्न था कि भारत की संचित निधि पर प्रभारित खर्च के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो केवल 2 और 5 कथन सही है, अर्थात इट इज ए सब्जेक्ट ऑफ डिबेट इन पार्लियामेंट एंड इट कैन नॉट बी वोटेड इन पार्लियामेंट। तो इस तरह प्रश्न नंबर 27 का जो सही उत्तर है 2 और 5, अर्थात सी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंसेस वर इनकर्ड फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, इसमें पूछ रहा है कि कौन सा खर्च भारत की संचित निधि से किया जाता है। तो भारत की संचित निधि से जो खर्च किया जाता है सभी खर्च किए जाते हैं। जो डी है सही है, अर्थात लोकसभा अध्यक्ष के भत्ते। फिर दूसरा है ऋण लेने और ऋण सेवा तथा विमोचन संबंधी खर्च। जो तीसरा है उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की पेंशन। फिर चौथा है किसी मध्यस्थता ट्रिब्यूनल के निर्णय की पूर्ति के लिए आवश्यक राशि। और जो पांचवा है सीएजी कार्यालय के प्रशासनिक खर्च सभी शामिल होते हैं भारत की संचित निधि पे। इस तरह जो 28वें का सही उत्तर है डी है। प्रश्न नंबर 29, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग हैड नॉट कंसिडर्ड द मैटर ऑफ सेपरेशन ऑफ अकाउंट्स फ्रॉम ऑडिट, अर्थात लेखा को लेखा परीक्षा से पृथक करने के मामले पर निम्न में से किसने विचार नहीं किया था। तो इसका सही उत्तर है एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन, अर्थात प्रशासनिक सुधार आयोग ने लेखा को लेखा परीक्षा से पृथक करने के मामले पर विचार नहीं किया था। तो प्रश्न नंबर 30 की ओर बढ़ते हैं। जो प्रश्न नंबर 29 का उसका सही उत्तर है सी है। प्रश्न नंबर 30, इसमें पूछ रहा है कि इन ऑर्डर ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट
अर्थात लेखा ढांचे के वर्गीकरण में कीप द फॉलोइंग लेबल्स इन द करेक्ट ऑर्डर, जो उसका स्तर है उसको सही क्रम में रखना है। लेखा ढांचे के वर्गीकरण में स्तर को अर्थात ऑर्डर को जो है कि सही क्रम में रखना है। तो जो इसके ऑप्शन है इसमें थोड़ा सा ऊपर नीचे ऑप्शन दिया है। सब हेड, फिर चौथा है ब्रॉड हेड, पहला है मेजर हेड, तीसरा है रीजनल टॉप, पांचवा है सेकेंडरी हेड। तो जो दूसरा है सब हेड का आशय उप शीर्ष से है, जो चौथा है उसका आशय है विस्तृत शीर्ष से है, विस्तृत हेड से है। जो पहला उसका आशय है प्रमुख शीर्ष, और जो तीसरा है उसका आशय क्षेत्रीय शीर्ष, जो पांचवा है उसका आशय है गौड़ शीर्ष। तो आपको इसमें ऑर्डर में रखना है। तो सबसे पहले आएगा नंबर 3 क्षेत्रीय शीर्ष, फिर आएगा नंबर 1 प्रमुख शीर्ष, फिर आएगा नंबर 5 गौड़ शीर्ष, फिर आएगा नंबर 2 उप शीर्ष, फिर सबसे लास्ट में आएगा विस्तृत शीर्ष। तो इस तरह देखा जाए तो 30वें प्रश्न का जो सही उत्तर है 3 1 5 2 4, अर्थात सी इसका सही उत्तर है। एक के बाद सीधे डायरेक्ट सी दे दिया है। तो सी इसका सही उत्तर है 3 1 5 2 4। अच्छा, अर्थात जो ए के बाद जो सी लिखा है वो सही है, उसके बाद बी है, उसके बाद डी है। ये टाइपिंग करने में ऊपर नीचे हो गया है। तो इसका सी है जो 3 1 5 2 4। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अगले प्रश्न की ओर, जो 32वां प्रश्न है। इन विच मिनिस्ट्री वाज द सिस्टम ऑफ इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल एडवाइजर फर्स्ट इम्प्लीटेड, अर्थात इसमें कह रहा है कि इन विच मिनिस्ट्री वाज द सिस्टम ऑफ इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल एडवाइजर फर्स्ट इम्प्लीमेंटेड, अर्थात एकीकृत वित्तीय सलाहकार की प्रणाली को सबसे पहले किस मंत्रालय में लागू किया गया था। एकीकृत वित्तीय सलाहकार की प्रणाली को सबसे पहले लागू किया गया था, जिसका सही ऑप्शन है बी शिपिंग, अर्थात शिपिंग का आंसर यहाँ पे जहाज रानी से है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 33 की ओर। द मिनिस्ट्री सेक्रेटरी हु इज द चीफ अकाउंटिंग अथॉरिटी ऑफ द मिनिस्ट्री डज हिज वर्क रिलेटेड टू अकाउंटिंग थ्रू, अर्थात इसमें कह रहा है कि प्रश्न नंबर 33 में द मिनिस्ट्री सेक्रेटरी अर्थात मंत्रालय सचिव, हु इज द चीफ अकाउंटिंग जो कि मंत्रालय का मुख्य लेखा प्राधिकार होता है, डज हिज वर्क रिलेटेड लेखा से संबंधित टू अकाउंटिंग थ्रू, लेखा से संबंधित अपने कार्य किसके माध्यम से करता है। अर्थात मंत्रालय सचिव जो मंत्रालय का मुख्य लेखा प्राधिकारी होता है, लेखा से संबंधित अपने कार्य किसके माध्यम से करता है। तो उसका जो सही उत्तर है डी है इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल एडवाइजर, अर्थात एकीकृत वित्तीय सलाहकार। अगला प्रश्न है 34वां। स्टेटमेंट है, बोला कि ये स्टेटमेंट किसका है। फिनांस इज यूनिवर्सली इंक्लूडेड इन एडमिनिस्ट्रेशन सच एज ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फियर, आप ऑक्सीजन और एटमॉस्फियर इसका कीवर्ड है। कह रहा है कि प्रशासन में वित्त सर्वत्र वैसे ही सम्मिलित है जैसे कि वायुमंडल में ऑक्सीजन, ये कथन किसका है। तो इसका सही उत्तर है मार्क्स, मार्क्स 10 मार्क्स, अर्थात डी, 34 का डी। 35 है इन विच ईयर वाज द स्कीम ऑफ इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल एडवाइजर इम्प्लीमेंटेड इन ऑल द मिनिस्ट्रीज ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अर्थात इन विच ईयर वाज द स्कीम, मतलब किस वर्ष जो है कि भारत सरकार के सभी मंत्रालयों में एकीकृत वित्तीय सलाहकारों की योजना लागू की गई थी। आपको बताना है कि किस वर्ष लागू की गई थी भारत सरकार के सभी मंत्रालयों में एकीकृत वित्तीय सलाहकार की योजना। तो इसका सही उत्तर है सी है 1976। नेक्स्ट प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स इज नॉट प्रेजेंटेड विद द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इनमें से कौन सा डॉक्यूमेंट जो है कि वार्षिक बजट में शामिल नहीं होता है। तो इसका सही उत्तर है सी इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट, अर्थात आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट, अर्थात तीसरा जो सही उत्तर है, क्योंकि आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट जो है फिनेंशियल बजट से 2 या 3 दिन पहले आता है। प्रश्न नंबर 38 अकॉर्डिंग टू द एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन, अर्थात प्रशासनिक सुधार आयोग के अनुसार व्हेन शुड द फिजिकल ईयर बिगेन, कब से जो है कि
फिजिकल ईयर स्टार्ट होना चाहिए, अर्थात वार्षिक वित्तीय कब से स्टार्ट होना चाहिए? अर्थात प्रशासनिक सुधार आयोग के अनुसार वित्त वर्ष कब से शुरू होना चाहिए? तो इसका जो सही उत्तर है ए, 1 नवंबर से। प्रशासनिक सुधार आयोग के अनुसार जो वित्त वर्ष है वो 1 नवंबर से शुरू होना चाहिए। प्रश्न नंबर 39, इन विच मिनिस्ट्री वाज द अपॉइंटमेंट ऑफ इंटरनल फाइनेंशियल एडवाइजर फॉर द फर्स्ट टाइम? इंटरनल फाइनेंशियल एडवाइजर से आशय है आंतरिक वित्तीय सलाहकार की नियुक्ति पहली बार किस मंत्रालय में की गई थी? तो इसका सही उत्तर है सी, इरिगेशन एंड इलेक्ट्रिसिटी अर्थात सिंचाई एवं विद्युत मंत्रालय में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की नियुक्ति सबसे पहले की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? इसमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? तो दोस्तों इसमें से 2 स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। जो पहला, इन इंग्लैंड द फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट फ्रॉम 1 अप्रैल, और द फाइनेंशियल ईयर ऑफ इन इंडिया स्टार्ट फ्रॉम 1 अप्रैल। दोस्तों इंग्लैंड और भारत का फाइनेंशियल ईयर सेम है, 1 अप्रैल से ही स्टार्ट होता है, तो ये कथन दोनों सही है। इसमें स्टेटमेंट बताना है कि कौन सा कथन गलत है। तो इन फ्रांस द फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट फ्रॉम मार्च 1, तो फ्रांस में 1 मार्च से फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट नहीं होता है, इसमें स्टार्ट होता है 1 जनवरी से। और जो सी है, इन यूएसए द फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट फ्रॉम अप्रैल 1, तो सी यूएसए में अर्थात अमेरिका में भी फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से स्टार्ट नहीं होता है, वहाँ पे स्टार्ट होता है 1 जुलाई से। तो इस तरह बी और सी इसमें इनकरेक्ट हैं। बी में जो है कि 1 जनवरी से स्टार्ट होता है और सी में 1 जुलाई से स्टार्ट होता है। प्रश्न नंबर 41 है व्हाट वर द प्रेडिसेसर्स नेम्स ऑफ परफॉर्मेंस बजट? बोला निष्पादन बजट के पूर्ववर्ती नाम क्या थे? तो इसका जो सही उत्तर है निष्पादन बजट के जो पूर्ववर्ती नाम थे वो थे फंक्शनल बजट, फंक्शनल बजटिंग एंड एक्टिविटी बजटिंग, अर्थात 2 और 5 इसमें से सही है। जो परफॉर्मेंस बजट इसका आशय है निष्पादन बजट का जो पूर्ववर्ती नाम है कार्यात्मक बजट है और गतिविधि बजट है। तो इस तरह जो इसका सही उत्तर है 41वें प्रश्न का बी, 2 और 5। प्रश्न नंबर 42 की ओर बढ़ने से पहले दोस्तों अगर आप इस चैनल को देख रहे हैं तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर से कर दें, और साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको इससे रिलेटेड वीडियो आपको मिलता रहे। तो साथ ही साथ इसके प्लेलिस्ट में जाके सारे वीडियो देख सकते हैं, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे के सारे पड़े हुए हैं लिंक, वहाँ देख सकते हैं। दोस्तों उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा कल देर शाम को 2021 का परीक्षा कैलेंडर जारी कर दिया गया है, आप उसका भी वीडियो इस चैनल पे देख सकते हैं। तो प्रश्न नंबर 42 है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्रिंसिपल ऑफ बजट फॉर्मेशन? अर्थात बजट निर्माण के निम्न में से कौन से सिद्धांत हैं? पहला, द बजट शुड बी बैलेंस्ड, जो बजट होता है संतुलित होना चाहिए। एकदम सही बात है कि बजट जो है संतुलित होना ही चाहिए। और जो तीसरा है विभागीय स्तर पर आकलन होने चाहिए, ये भी सही है। तो इस तरह 42वें प्रश्न का जो सही उत्तर है 1 और 3। प्रश्न नंबर 43 हु वाज द फर्स्ट टू रिकमेंड एग्जीक्यूशन बजट इन इंडिया? बोला है कि सबसे पहले एग्जीक्यूशन बजट को इंडिया में किसने रिकमेंड किया था, अर्थात निष्पादन बजट को किसने भारत में सबसे पहले लागू करने की सिफारिश की थी? तो उसका सही उत्तर है डी, असेसमेंट कमेटी अर्थात आकलन समिति। प्रश्न नंबर 44 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द बजट आर इनकरेक्ट? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट बजट के लिए सही नहीं है, बजट के बारे में सही नहीं है? तो सीधे मैं आंसर पे चलता हूँ। तीसरा देखता हूँ दिस टूल ऑफ कंट्रोल ऑफ जुडिशरी ऑन एडमिनिस्ट्रेशन, अर्थात यह प्रशासन पर न्यायपालिका के नियंत्रण का उपकरण है। तो दोस्तों इसको पढ़ने से ही समझ में आ जाएगा कि यह प्रशासन पर न्यायपालिका के नियंत्रण का उपकरण नहीं होता है, ये गलत है स्टेटमेंट, तीसरा गलत है। और 5वां कह रहा है कि इट इज़ अ टूल फॉर सोशियो इकोनॉमिक चेंज इन सोसाइटी, और यह समाज में सामाजिक आर्थिक परिवर्तन का उपकरण है, ये भी गलत है। तो इस तरह कथन नंबर 1, 2
और 4 सही है और 3-5 गलत है। इसमें पूछा है कि कौन सा बजट के संबंध में इनकरेक्ट है, तो इस तरह बी सही इसमें हो जाता है। अब मैचिंग पैटर्न लिस्ट अर्थात लिस्ट ए से लिस्ट बी को मिलाना है, लिस्ट दूसरे लिस्ट को मिलाना है। इसमें लिस्ट 1 में स्टेटमेंट है और लिस्ट 2 में ऑथर नाम है। इसमें ए में दिया है बजट प्रॉस्पेरिटी ऑफ द पीपुल रीचेज टू द रूट्स ऑफ क्लास रिलेशन एंड एम्पायर पावर। इसका मतलब है कि बजट लोगों की संपन्नता, वर्ग संबंधों और साम्राज्य की शक्ति की जड़ों तक पहुंचता है, ऐसा कौटिल्य ने कहा था कि नहीं, अभी मिलान करना है। बी है गवर्नमेंट इज फिनांस अर्थात सरकार वित्त है, उसके सामने एफ मार्क्स लिखा है। जो सी है फिनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन अर्थात वित्तीय प्रशासन, मॉडर्न गवर्नमेंट हैज़ इट्स हार्ट। वित्तीय प्रशासन जो है आधुनिक सरकार का हार्ट होता है, मर्म होता है, हृदय होता है, ऐसा हुबर आयोग कहना था कि नहीं, इसको मिलाना है। जो डी है ऑल वर्क इज डिपेंडेंट ऑन फिनांस, जो सारे कार्य वित्त पर निर्भर करते हैं। सो द ट्रेजरी शुड बी द फर्स्ट टू पे अटेंशन, इसलिए कोषागार पर सबसे पहले ध्यान देना चाहिए, ऐसा ग्लैडसन का कहना है कि नहीं। और जो केवल एक ऑप्शन है लॉयड जॉर्ज कोड, लॉयड जॉर्ज, यहाँ पे लॉयड जॉर्ज केवल होना चाहिए, इसका कोई कथन नहीं है, केवल 5वें ऑप्शन के रूप में दिया गया है। तो थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर देता हूँ। तो आपको बताना है कि एक तरफ लिस्ट है, स्टेटमेंट है, एक तरफ ऑथर है, किसने क्या कहा था। तो मैं इसका सही उत्तर बता देता हूँ। जो ए है उसको कहा था ग्लैडसन ने, और जो बी है उसको कहा था लॉयड जॉर्ज ने, जो सी है उसको कहा था हुवर आयोग ने, और जो डी है उसको कहा था कौटिल्य ने। कौटिल्य ने कहा था कि सारे कार्य वित्त पर निर्भर होते हैं, अतः कोषागार पे सबसे पहले ध्यान देना चाहिए। ये आज के समय में भी बहुत ही सटीक बात बैठती है। तो इस तरह डी 4, 5, 3, 1 जो है सही है। तो इस तरह इस वीडियो में 45 क्वेश्चन तक हम लोग पहुंच चुके हैं, और अगला वीडियो जो है कि इसी से संबंधित होगा। तो दोस्तों उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, लाइक नहीं किया तो अभी एक लाइक कर दें, जिससे लगेगा कि हाँ ये वीडियो बनाने का जो है कि प्रयास जो है कि बहुत ही सफल रहा है। तो जो भी प्लेलिस्ट में देखना चाहते हैं वीडियो वहाँ पे जाकर देख सकते हैं, या फिर इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो भी देखना चाहते हैं वहाँ देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जो कि इग्नू असिस्टेंट रजिस्ट्रार UGC नेट JRF PTT GIC के लिए उपयोगी होगा। बने रहिए NK स्टडी के साथ। धन्यवाद।